2008 में 26/11 के मुंबई हमले के बाद मुश्किल से 1.5 साल ही बीते थे जब इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन में एक स्पाई के बारे में न्यूज 2010 की शुरुआत में पाकिस्तान से इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के डायरेक्टर राजीव माथुर तक पहुंची। एक तो पहले ही 26/11 मुंबई अटैक की वजह से इंडिया पाकिस्तान के राइवलरी के लिए एक नई वजह मिल रही थी और अब इस खबर ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ा दिया था। इस बार इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ एक और गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। माधुरी गुप्ता नाम की औरत, जो एक सेक्रेटरी की पोस्ट पर काम करने वाली एक लो रैंकिंग डिप्लोमेट, इस्लामाबाद में इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आ गई। उसे 22 अप्रैल 2010 को नई दिल्ली में पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस आईएसआई एजेंसी के लिए साजिश रचने और जासूसी करने के आरोप में अरेस्ट किया गया था और 2012 में उसे जमानत दे दी गई थी। उसी साल ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के स्ट्रिक्ट प्रोविजंस के तहत उसके खिलाफ फिर से चार्जेस लगाए गए थे। जब आईबी ने शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में इशारा दिया कि माधुरी गुप्ता एक जासूस थी, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो हेड राजीव माथुर ने रॉ हेड केसी वर्मा और होम सेक्रेटरी जेके पिल्लाई को इन्फॉर्म किया, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने पाकिस्तान को दी गई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन की लिमिट के बारे में क्लियर पिक्चर नहीं दी थी और ना ही ये क्लैरिटी बताया गया कि क्या गुप्ता के इंडियन हाई कमीशन के अंदर और भी साथी थे। माधुरी गुप्ता उर्दू में फ्लुएंट थी, जिसकी वजह से उन्हें इंडियन हाई कमीशन में सेकंड सेक्रेटरी की जॉब मिली, जिसमें उनका मेन काम पाकिस्तानी मीडिया को स्कैन करना और डेवलपमेंट्स को डेली रूटीन से इंटरप्रेट करके 2 फाइल्स तैयार करना था। और वहां काम करते हुए माधुरी की मुलाकात जमशेद नाम के लड़के से हुई, जो एक सस्पेक्टेड आईएसआई स्पाई था। जमशेद को जिम नाम से भी जाना जाता था, जो 30 साल की उम्र में माधुरी से कई साल छोटा था, लेकिन माधुरी फिर भी उसके प्यार में पड़ गई थी। जमशेद माधुरी के पास अपने पक्के फुल प्रूफ हनी ट्रैप के साथ आया था। जमशेद माधुरी का दिल और दिमाग दोनों को जीतने में कामयाब रहा और ऐसा माना जाता है कि बाद में उसने धीरे धीरे माधुरी से भारत के बारे में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेनी शुरू कर दी। और जब ये बात दिल्ली तक पहुंची कि इंडियन डिप्लोमेट इंडिया की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को आईएसआई के स्पाई को लीक कर रही है, तो 2009 के एंड में माधुरी की पोस्टिंग के 6 महीने बाद ही उन्हें अगले 6 महीने के लिए सर्विलेंस में रखा गया था। ऑफिसर्स के हिसाब से एक बार यह कंफर्म हुआ कि माधुरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर रही थी, तो सरकार ने SAARC साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन समिट, यानी इस एसोसिएशन की 8 कंट्रीज की मीटिंग के लिए मीडिया रिलेशंस को संभालने को बहाने गुप्ता को वापस भारत बुलाया। माधुरी गुप्ता 21 अप्रैल 2010 को भारत आई। उसने अपने घर पर एक रात बिताई और अगली सुबह दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और फिर वो 2 साल बाद जमानत पर रिहा हुई थी। अपने चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने गुप्ता पर पाकिस्तानी ऑफिसर्स को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक करने और आईएसआई के 2 ऑफिसर्स जमशेद, उसके हैंडलर, और मुबशर राज राणा के कांटेक्ट में रहने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि गुप्ता उसके हैंडलर्स के लिए बहुत ही वैल्यूएबल थी और माधुरी के लिए उसका प्यार उसका मोटिवेशन बना। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में जन्मी माधुरी गुप्ता के पास अजमेर के भिवाड़ी में प्रॉपर्टी थी, जहां वो अपनी मौत के समय अकेली रह रही थी। माधुरी गुप्ता की मौत के बाद उसके लॉयर मिस्टर दहिया ने कई और बातों की खुलासा किया। उन्होंने कहा कि माधुरी की मई में मौत हो गई और उसे इसके बारे में कई दिनों तक पता ही नहीं चला। माधुरी के भाई अरुण गुप्ता, जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाले एक NRI है, उसने जून में दहिया को ये इंफॉर्मेशन करने के लिए कांटेक्ट किया कि उसकी बहन माधुरी गुप्ता की मौत तब हुई जब देश के बाकी हिस्से कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझ रहे थे। हालांकि माधुरी को कोविड वायरस नहीं था, लेकिन डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनकी मौत हो गई थी। मिस्टर दहिया, जो गुप्ता को तब से जानते थे जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे, उनका कहना है कि माधुरी गुप्ता काफी लंबे वक्त से डायबिटीज से परेशान थी और उन्होंने 2010 में इसके बारे में बात की थी, जब उन्हें पहली बार दिल्ली में अरेस्ट किया गया था। मिस्टर दहिया ने अप्रैल 2020 से माधुरी गुप्ता की लंबी कानूनी लड़ाई को याद करते हुए कहा कि माधुरी ने एक बार अदालत की कार्यवाही के बीच में दहिया से कहा था कि उसे दवाओं की जरूरत है, क्योंकि उसके बिना वो बेहोश होने वाली थी। दहिया का कहना है कि गुप्ता के खिलाफ जासूसी का मामला खोखला था और ये लगभग तय था कि हाई कोर्ट में इसे खारिज कर दिया जाएगा।
दहिया का मानना था कि माधुरी गुप्ता एक शातिर राइवलरी का शिकार बनी थी, जो शायद कुछ गवर्नमेंट क्वार्टर्स में उसके और कुछ पावरफुल कलीग्स के बीच मौजूद थी। अगर दहिया की बात माने तो माधुरी गुप्ता को इस पूरे जाल में किसी राइवल कलीग ने दुश्मनी निकालने के लिए फंसाया था और असल में उस पर एक पाकिस्तानी ऑफिसर को जानकारी देने का आरोप लगाया था, जिस पर मिस्टर दहिया ने इन्वेस्टिगेट करने के बाद कहा है कि वो इन्फॉर्मेशन जिसका वो जिक्र कर रहे थे वो पहले से ही पाकिस्तानी मीडिया में थी। वो जैसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा था वो सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में थी, इसलिए उस पर यह आरोप लगना कि उसने सेंसिटिव या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक की है तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गुप्ता इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन में उर्दू मीडिया की इंचार्ज के रूप में कार्य कर रही थी जब उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने वापस दिल्ली आने को कहा था। गिरफ्तारी के बाद जब माधुरी गुप्ता को जमानत दे दी गई तो वो अप्रैल 2010 से जनवरी 2012 तक हिरासत में रही। प्रोसिक्यूशन टीम की सबसे बड़ी गलती वो तलाशी थी जो उन्होंने इस्लामाबाद में गुप्ता के रेजिडेंस में कंडक्ट की थी। लॉयर मिस्टर दहिया ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब गुप्ता को पहली बार दिल्ली में बुलाया गया था तब उसकी एब्सेंस में इस्लामाबाद में एक फ्लैट में सर्च कंडक्ट की गई थी। इतना ही नहीं, उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी उन्होंने माधुरी गुप्ता की एक भी बात नहीं सुनी, क्योंकि गुप्ता को जब पता चला कि उसके रेजिडेंस की तलाशी ली जाएगी तो उसने कहा कि वो उस फ्लैट में नहीं रहती बल्कि पास के ही दूसरे फ्लैट में रहती थी, लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनी गई और जो जाल उसके खिलाफ बिछा था उसमें वो फंसती गई। माधुरी गुप्ता एक IFS ग्रुप B ऑफिसर थी और दुनिया भर में अलग अलग पोस्टिंग में काम करती थी और वो जहां भी जाती थी उसकी फोर्सफुल पर्सनालिटी सबका अटेंशन ग्रैब कर लेती थी और अक्सर उसे गॉसिप्स का सब्जेक्ट बना दिया जाता था। 2010 में उसकी गिरफ्तारी के वक्त माधुरी गुप्ता साउथ एशिया में सूफी मंदिरों पर PhD को पूरा करने की भी प्लानिंग कर रही थी। पाकिस्तान माधुरी गुप्ता के लिए पहली मुश्किल पोस्टिंग नहीं थी। उसने पहले बगदाद में इंडियन मिशन में भी काम किया था और 2006 से 2008 के बीच इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में भी काम किया था, जिसके बाद उन्हें इस्लामाबाद में ट्रांसफर कर दिया गया। मिस्टर दहिया ने कहा कि आरोपों के हिसाब से वो पाकिस्तानी ऑफिसर्स जिन्होंने माधुरी गुप्ता से इंफॉर्मेशन ली थी उनकी आइडेंटिटी को 2018 तक सुनवाई के दौरान रिवील नहीं किया गया था। हालांकि एक फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिसर ओलिवियर मास ने पहले दावा किया था कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने माधुरी गुप्ता के साथ समझौता करने के लिए क्रेडिट लिया था, लेकिन इस साल की शुरुआत में हिंदू के साथ एक ऑनलाइन इंटरव्यू में ओलिवियर इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने में नाकाम रहे थे और माधुरी गुप्ता से गुजरने के साथ माधुरी गुप्ता स्पाई स्कैम के पीछे की सच्चाई भी हमेशा के लिए खो गई है। जिस तरह से माधुरी गुप्ता स्पाई स्कैम से दो पहलू जुड़े हुए हमें दिखाए गए हैं, उनमें से कौन सा सच है और कौन सा झूठ ये तो हमें नहीं मालूम हुआ है, लेकिन अगर लॉयर मिस्टर दहिया की बात माने तो फिर तो माधुरी गुप्ता के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। इस कहानी का सच तो हम नहीं जानते, लेकिन इस कहानी और माधुरी गुप्ता के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर कोई प्लॉट या कोई सीन हमें बागी 4 में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर माधुरी गुप्ता की कहानी से इंस्पायर्ड हो, जिसमें उसका गवर्नमेंट और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी से पूरी तरह विश्वास उठ जाएगा। लेकिन फिर टाइगर श्रॉफ जो एक इंडियन स्पाई होगा जो श्रद्धा को इंसाफ दिलाएगा। आपके क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियो।